हेलो मेरे पढ़ाकू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन एंड आंसर्स जिसे लिखा है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से इसकी समरी सुन लें, क्योंकि जब आपको पोएम समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए चुटकियों के काम हैं। क्वेश्चन आंसर समझने के साथ हम वीडियो में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। इससे आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी और आप उन वर्ड्स को अपने आंसर्स में यूज़ करके आंसर्स को और अच्छा बना सकते हैं। मैं हूँ सुरभि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुर के साथ। तो चलिए इंग्लिश को आसान बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं डस्ट ऑफ स्नो के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड एंड हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड? तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इनके आंसर्स हम पार्ट करके इनको समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बहुत ही बारीक से कण बर्फ़ के या फिर कुछ गुच्छे बर्फ़ के। इसका सेकंड पार्ट, व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड? पोइट ने किस चीज़ के लिए बताया है कि उसका मूड किस चीज़ ने बदला था? तो आंसर इज़ द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। तो जो उनके ऊपर अचानक से बर्फ़, कौवे के हिला देने से बर्फ़ गिरी थी, उस चीज़ ने उनका मूड चेंज किया था। एंड थर्ड पार्ट, हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज्ड? पोइट का मूड जो था वो कैसे चेंज हुआ? हिज मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। उनका जो मूड था वो सैड से हैप्पी में चेंज हुआ। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। और अब उन्हें रिफ़्रेश फील होने लगा, अच्छा फील होने लगा, और अब वो चाहते थे कि मैं जो दिन बचा हुआ है उसे एंजॉय करूं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। फ्रॉस्ट ने नेचर को इस पोएम में कैसे रिप्रेजेंट किया है, और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप आंसर्स को सोच पाएंगे कि नेचर को किस अलग अलग तरीक़ों से उन्हें प्रेजेंट किया गया है। तो इसका आंसर्स अपन स्टार्ट करेंगे। फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन द पोएम। फ्रॉस्ट ने बहुत ही अलग तरीके से नेचर को प्रेजेंट किया है इस पोएम में। इसका फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मैंशनड इन पोएम्स एंड व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? वो कौन सी बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, जो सामान्यतः पोएम्स में यूज़ होती हैं? एंड डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मैंशनड इन पोएम्स? आपको लगता है कि कौवा जनरली पोएम्स में आता रहता है? या व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? और जब आप कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या इमेजेस आती हैं? तो इसका आंसर लिखा है, जनरली पोइट्स टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज़। तो जनरली पोइट्स वो बर्ड्स को लेते हैं और वो उन पेड़ों को लेते हैं जो उनकी ब्यूटीफुल होते हैं या उनमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे पोएम्स में आपने सुना होगा कि कोयल पर कविता लिखी हुई है, या फिर पेड़ों में वो लोग देवदार या बहुत ही घने वृक्ष, छायादार वृक्षों को लेते हैं। तो वही अपन ने आंसर में भी लिखा है कि पोइट्स टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज़ लाइक पीकॉक, पैरट, कुकू, मैना, and trees full of beautiful flowers and fruits, etc. But here Frost has taken a totally different approach. लेकिन यहाँ पर पोइट ने बिल्कुल ही अलग अप्रोच ली है। तो आप यहाँ पिक्चर्स में देख भी सकते हो कि कितने सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर पोएम्स लिखी जाती है। लेकिन जो अपने पोइट अंकल थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने एक क्रो को लिया, और उसका आपको मीनिंग पता है क्योंकि आपने समरी सुन ली है कि उन्होंने क्रो को क्यों लिया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट कि डू यू थिंक क्रो इज़ ऑफन मैंशनड इन पोएम्स, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? आपको लगता है कि क्रो ऑफनली यूज़ होता है पोएम्स में, और जब आप क्रो के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या इमेजेस बनती हैं? तो आंसर है, ही चोज़ अ क्रो विच इज़ नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम्स। उन्होंने कौवे को लिया जो ऑफनली यूज नहीं होता है पोएम्स में। क्रो इज़ ब्लैक इन कलर विद वेरी हार्श वॉइस एंड इज़ बिलीव टू बी अ सिम्बल ऑफ बैड ओमेन। क्रो जो है वो ब्लैक कलर का होता है और उसकी आवाज़ जो होती है वो बहुत हार्श होती है। हार्श मतलब कठोर या कर्कशी सी उसकी आवाज़ लगती है ना।
तो और उसे माना जाता है, इज़ बिलीव टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। बैड ओमेन से मतलब जैसे आपने सुना होगा कि बिल्ली को भी हम बैड ओमेन की तरह ही मानते हैं कि अगर बिल्ली ने रास्ता क्रॉस कर दिया है तो हम उस रास्ते से पहले नहीं क्रॉस करेंगे, उसके थोड़ी देर रुकेंगे फिर निकलेंगे। तो वैसे ही क्रो को भी बैड ओमेन की तरह ही लिया जाता है, इसलिए पोएट ने क्रो को यूज़ किया। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सॉरोफुल पिक्चर्स टू आवर माइंड। और जब भी हम कभी क्रो के बारे में सोचते हैं तो हमें कोई अच्छा फील नहीं होने लगता है, हमें उसके सोचने से वैसी इमेज बनती है कि ये बहुत डिप्रेसिंग है या दुख से भरी हुई इमेज बनती है हमारे माइंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, अगेन व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री, व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज अ मेपल और एन ओक और अ पाइन। फिर से हेमलॉक ट्री क्या है इस पोएम में, एंड व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज, और पोएट ने कुछ सुंदर पेड़ों के बारे में क्यों नहीं लिखा, जैसे मेपल हो गया, ओक हो गया और पाइन हो गया। आप देख पा रहे हो पिक्चर में कि कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं, लेकिन पोएट ने हेमलॉक ट्री लिया, वो सूखा सा रूखा सा पेड़ लिया। तो वो क्यों लिया? इसका आंसर, अ हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक ट्री जो होता है वो एक जहरीला प्लांट होता है जिसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं, अपने यहाँ पर इसे धतूरे का पेड़ भी बोलते हैं। और सेकंड आंसर इसी का कि उसने क्यों मेपल, ओक और पाइन यूज़ नहीं किया, तो उसका आंसर होगा, द पोएट डजंट चूज मेपल, ओक और पाइन लाइक ब्यूटीफुल ट्रीज, इंस्टेड ही चूजेज द हेमलॉक ट्री टू एक्सप्रेस हिज मूड एंड फीलिंग्स। तो जैसा हमने पोएम में समझ लिया है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वही चीज़ आपको बार बार थोड़ा सा ट्विस्ट डाल डाल के पूछ रहे हैं आपसे कि पोएट ने वो पेड़ क्यों नहीं लिए जो सुंदर होते हैं। तो वही आंसर है कि हेमलॉक ट्री उसका मूड, उनकी फीलिंग्स शो कर रही थी कि वो दुखी थे, इसलिए उन्होंने हेमलॉक ट्री लिया, वो सुंदर पेड़ नहीं ले पाए क्योंकि उन्हें बताना था कि मैं दुखी हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो। सेम चीज़ पूछ रहे हैं बार बार ही, पर आपको अगर पोएम क्लियर हो गई है तो क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल टफ नहीं लगेंगे और आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि स्टार लगा हुआ था, तो ये क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ था, इसलिए उसमें मैंने स्टार लगा के रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो। क्रो और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं, खुशी या दुख। एंड व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, और जो कौवे ने हेमलॉक ट्री से उनके ऊपर डस्ट गिरा दी थी वो क्या मीनिंग रखती है। तो इसका आंसर है, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो, ऑब्वियसली, कि जो कौवा और हेमलॉक ट्री है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉरो, दुख, और डिप्रेशन, निराशा, फेल्ड बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो पोएट इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फील कर रहा है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भौतिकवादी वर्ड हुआ, लेकिन उससे आप समझेंगे क्या, भौतिकवादी का अर्थ हुआ कि जैसे आजकल आप लोग देख रहे होंगे ना, सभी लोगों को बिल्कुल बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने का शौक़ रहता है, वो हर चीज़ को मैच करके पहनते हैं, उनके पास ज़रूरत सिर्फ एक ही जूते की है, लेकिन वो मैचिंग में 5-10 जोड़ी जूते रखे रहते हैं। तो वो मटेरियलिस्टिक होना है कि आपको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि आपकी जो यूज़ है, आपकी जो नीड है, उसे आप उसको पूरा करते हैं के बाद भी आप कुछ एक्स्ट्रा रख रहे हो अपने पास। तो ये चीज़ उसको जो दुख दे रही थी, उसी को उसने प्रेजेंट किया है क्रो और हेमलॉक को लेकर कि उनका दुख एक्सप्रेस हो सके। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कि व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, कि जो डस्ट ऑफ स्नो क्रो ने हेमलॉक ट्री से गिराई थी उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर है, द डस्ट ऑफ स्नो इज़ द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। The dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree means passing through the sad and depressing moments. The poet is entering into the time full of joy and optimism. तो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो सिंबल है नेचुरल जॉय, प्राकृतिक खुशी का और एनर्जी का, कि जो हमें नेचर में जाकर एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसे बारिश में भी अपन को बाहर निकल के एक एनर्जी फील होती है कि कितना प्लेजेंट मौसम है, वैसे ही वो भी सिंबल है, डस्ट ऑफ स्नो भी सिंबल है किस चीज़ का, नेचुरल जॉय एंड एनर्जी का। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट्स, द पोएट इज एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। और जब वो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरती है तो वो दिखा रहा है कि कैसे वो सैड मोमेंट से, दुख से भरे हुए पलों से वो कैसे खुश वाले पलों में, और ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है जब आपको सब कुछ होपफुल दिखने लगता है। एक टाइम आता है जब आप दुखी होते हो तो आपको लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ना पढ़ सकता हूँ, ना मुझसे कोई काम होता है, तो सब कुछ आपको होपलेस दिखता है। लेकिन जब आपको कुछ अच्छा कर लेते हो या थोड़ा कोई दोस्त आपको मोटिवेट कर देता है
तब आपको फील लगता है कि नहीं नहीं, मैं इतना ख़राब नहीं हूँ, मैं शायद थोड़ी अगर मेहनत करूँगा तो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लूँगा और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो वो होता है ऑप्टिमिज्म, जब आप सब कुछ होप के साथ देखने लगते हो, आशा के साथ देखने लगते हो। तो वही डस्ट ऑफ स्नो के गिरने के बाद पोएट भी उन सॉरोफुल मोमेंट से, डिप्रेसिंग मोमेंट से निकल कर एक जॉयफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? क्या ऐसा कभी हुआ है जब आपने भी डिप्रेस, निराश और होपलेस फील किया हो? हैव यू एक्सपीरियंस अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? और क्या आपने भी ऐसा कोई टाइम रहा है मूड से निकल के थोड़े हैप्पी मूड में चेंज हो गए हों? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।